हेलो दोस्तों, हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है सासू माँ वह औरत कौन है जो मेरे पति पर पत्नी सा अधिकार दिखा रही है। सुबह के 6 बज गए थे। अनीसा नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में उसका पहला दिन जो था, वरना घर में मजाल क्या कि वह कभी 8 बजे से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने समझाया था, बेटी, लड़कियाँ कितनी भी पढ़ लिख जाएं, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रखकर रोजाना सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ न छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न छोड़ना और मुंह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। जिस अंदाज में अनीसा ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। अनीसा ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भीगी जुल्फें संवारते हुए प्यार भरी नज़रों से उसने बेसुध रोशन की तरफ देखा। रोशन से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफ़ा मिले थे। इसी दरमियान उसके दिल में रोशन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज कर अपने प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर अनीसा सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अनीसा ने उनको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार किया और खिलाया तो ससुर ने आशीष स्वरूप उसे 1000 के 5 नोट दिए। सास ने अपने गले से सोने की चेन निकाल कर दी। तब तक रोशन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। रोशन ने अनीसा को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग्स हैं, इसलिए 2-3 दिन मीटिंग्स और दूसरे काम निपटा कर अगले सप्ताह दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। इसके लिए रोशन ने 10 दिनों की छुट्टी भी ले रखी थी। रोशन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी रोशन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो अनीसा को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। तब तक कामवाली भी आ गई थी। अनीसा को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नज़रों से देखने के बाद धीरे से बोली, शायद अब रोशन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। यह क्या कह रही है तुम? कामवाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से में अनीसा ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बस बहू रानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2-3 दिन इंतज़ार कर लो, कहकर वह काम में लग गई। फिर अनीसा की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहू रानी बड़ी खूबसूरत हो तुम। अनीसा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन अनीसा पति के फ़ोन का इंतज़ार करती रही। दोपहर में उसका फ़ोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में उसको आने में देर हुई तो अनीसा ने सास से पूछा। सास ने निश्चिंतता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्तों में बिजी होगा। 8 बजे के करीब रोशन घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी। लंबी, छरहरी, नजाकत और अदाओं से लवरेज व्यक्तित्व वाली उस महिला ने स्लीवलेस 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। होठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अनीसा को भरपूर निगाहों से देखने के बाद रोशन की ओर मुखातिब हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस। तो यह है आपकी बेटर हाफ? अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज़ में कहा, रोशन, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे? उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुनकर अनीसा की भौवें चढ़ गई। उसने प्रश्नवाचक नज़रों से पति की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा। सास ने नज़रें नीची कर ली और रोशन ने
बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार रीना, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है, मैं तो हकीकत बयान कर रही हूँ। वैसे अनीसा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी। आखिर मैं रोशन की दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी दोस्त हुई ना। बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। अनीसा उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। रीना ने फिर से अदाएं बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं, है ना रोशन। 5-10 मिनट रुककर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। रोशन उसे घर छोड़ने चला गया। अनीसा ने सास से सवाल किया, यह कौन थी माँ जी, जो रोशन पर इतना अधिकार दिखा रही है। देखो बेटा, अब तुम रोशन की पत्नी हो, इसलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है कि वह कौन थी। दरअसल बेटा, तुम्हें उसको रोशन की ज़िंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा, हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है बेटे। पर क्यों सासू माँ, क्या रोशन का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं बहू, पर बस यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर रोशन को इस मुकाम तक पहुंचाने में काफ़ी मदद की है उसने। अपने पावर का उपयोग कर रोशन को काफ़ी अच्छा ओहदा दिया है। बस रोशन पसंद है उसे, और कुछ नहीं। इतना कम है क्या सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाती है उन पर। बहू, कभी कभी हमें ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1-2 बार रोशन ने जॉब छोड़ने की भी कोशिश की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। रोशन के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले रोशन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है। सुबह वह 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि रीना को रोशन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दी आप लोगों ने? मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की? बेटा, रीना शादीशुदा है, उसकी शादी रोशन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी ज़िंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर अनीसा विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही बातें याद आ गईं कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में रोशन वापस लौट आया। खा पी कर और बर्तन निपटा कर जब अनीसा अपने कमरे में पहुंची तो देखा वह रीना से बातें कर रहा है। अनीसा को देखते ही उसने फ़ोन काट दिया और उसको बाहों में भरने लगा। अनीसा छिटक कर अलग हो गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे। रोशन हंस पड़ा। अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुकअप कर लेता हूँ, बस और क्या। खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए वह सहसा ही सीरियस हो गया। देखो अनीशा, जीवन साथी तो तुम हो ही मेरी जीवन का हर रास्ता लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस रीना को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं ना कहीं तुम भी उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार कर देता हूँ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो ना। कहकर उसने लाइटें बंद कर दी और ना चाहते हुए भी अनीसा को समर्पण करना पड़ा। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही रीना घर आ धमकती। वह जब भी आती रोशन के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और अनीसा पर व्यंग कसती। एक दिन रोशन के बालों को अपनी उंगली में घुमाते हुए शोक आवाज में बोली, एक राज की बात बताऊं अनीसा, तुम्हारे काम आएगा। अनीसा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर रीना ने बोलना जारी रखा। पता है रोशन कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? रोशन ने टोका तो हंसते हुए रीना बोली,
जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब जाए, फिर तो रोशन का खुद पर भी वश नहीं चलता। सुनकर रोशन सकपका गया और रीना हंसती हुई बोली, वैसे अनीसा, एक बात और बताऊं? रोशन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए रीना ने कहा तो अनीसा का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। अनीसा को और भी ज़्यादा जलाती हुई रीना बोलने लगी, काले टी शर्ट और ग्रे जीन्स में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे पानी भरे। अनीसा ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर रीना ने अपने फ्लर्टी अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो रोशन, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज़ मुझे अपनी तरफ खींचती है? अनीसा का गुस्सा देख रोशन रीना के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नज़ाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई रीना बोली, यह तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा। तौबा, दिल का सुकून छीन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ रीना अक्सर करती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन रविवार था। रोशन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। अनीसा दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अनीसा ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने रीना खड़ी थी। खुले बाल, स्लीवलेस बॉडी हैंगिंग टॉप और जीन्स के साथ डार्क रेड लिपस्टिक में उसे देखकर अनीसा का चेहरा बन गया। रीना नकली हंसी बिखेरती हुई अंदर घुस आई और पूछा, नई दुल्हन, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। ओके, मैं मिलकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं बुला कर लाती हूँ। अनीसा के इस कथन पर रीना ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी, सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही है। उसे पता ही नहीं है कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह रोशन के कमरे की तरफ बढ़ गई। अनीसा ने सवालिया नज़रों से सास की तरफ देखा तो सास ने नज़रें नीची कर लीं। रीना ने रोशन के कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला। उतनी देर अनीसा के सीने में आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। सास ने उसे समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही हैं। यहाँ तक कि देवी देवता भी इससे विमुख नहीं। कृष्ण का ही उदाहरण ले, जिनकी 16,000 रानियाँ थीं। रानी रुक्मणी के साथ साथ राधा से भी उनके संबंध थे। पांडु और राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थीं, तो इंद्र ने भी अहिल्या के साथ। माँ जी, आप प्लीज़ अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेले रहने दीजिए। एक बात बताइए माँ जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई अनीसा बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो सास ने दबी आवाज़ में कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए हैं। वे भभूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। अनीसा को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझा कर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफ़ी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें अनीसा को शराब जैसी जहरीली लग रही थीं। उस पर बार बार बाबा का भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाज़ें निकालना अनीसा को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीना को उसकी ज़िंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए तो उसे ही कुछ सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासनापूरित नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठाने का इशारा किया। अनीसा को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। सास ने समस्या बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा,
बच्ची, तुम्हें 18 दिन केवल एक वक्त खाकर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं बल्कि केवल मीठा। इसके साथ ही 18 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। काली बाड़ी के पास वाले मंदिर में रोज़ाना 11 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 90,000 का खर्च आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप कहें, सास ने हाथ जोड़कर कहा। अनीसा उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही विफर पड़ी। माँ जी, मुझे ऐसे उलूल जुलूल उपायों पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर उपाय ढूंढ सकूँ। अनीसा का गुस्सा देखकर सास चुप रह गईं। इधर अनीसा देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी सोच विचार किया और फिर उसे रास्ता नज़र आ ही गया। उसने पहले रीना के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमज़ोर नस पकड़ सके। सारी जानकारियाँ एकत्र की। जल्द ही उसे पता लग गया कि रीना का पति रेडीमेड कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी काफ़ी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था, अनीसा ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई। दुकान का मालिक यानी रीना का पति विजय करीब 40 साल का एक सीधा सादा सा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफ़ी कम थे। वैसे पर्सनालिटी अच्छी थी। अनीसा ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी विजय के शहर की है। फिर क्या था, विजय उस पर अधिक ध्यान देने लगा। अनीसा ने एक महंगा सूट खरीदा और घर चली गई। 2-3 दिन बाद वह फिर उसी दुकान में पहुंची और कुछ कपड़े खरीद लिए। विजय ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो अनीसा भी बैठकर उसे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति रोशन रीना के ऑफिस में काम करता है। विजय रीना और रोशन के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था, इसलिए अनीसा से और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। अनीसा अब अक्सर विजय की शॉप पर जाने लगी और उससे देर तक बातें भी करती। जल्द ही विजय से उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि विजय ने उसे घर आने को भी आमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन अनीसा रीना की गैर मौजूदगी में विजय के घर पहुंच गई। विजय ने उसकी काफ़ी आवभगत की और दोनों ने दोस्त की तरह साथ समय व्यतीत किया। चलते समय अनीसा ने जानबूझकर रीना के बेड पर कोने में अपना हेयर पिन रख दिया। रात में जब रीना ने वह हेयर पिन देखा तो बौखला गई और विजय से सवाल करने लगी। विजय ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही अनीसा फिर विजय के घर पहुंच गई। इस बार वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। रीना ने जब लेडीज़ दुपट्टा बाथरूम में देखा तो आपे से बाहर हो गई और विजय पर उंगली उठाने लगी। यह दुपट्टा किसका है विजय? बताओ, किसके साथ रंगरलियां मना रहे थे तुम? पागल मत बनो रीना, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंगरलियां नहीं मनाता। उसका गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो। मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत। देखो रीना, मैं मानता हूँ एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, अनीसा नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन जानो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरलियां मनाना कह सको। अब रीना थोड़ी सावधान हो गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए अनीसा उसके पति पर डोरे डाल रही है। रीना ने अब रोशन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। इधर अनीसा फिर से विजय के घर पहुंची। इस बार वह उसके लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आई थी। यह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। विजय को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजना अनुसार अनीसा ने अपनी इस्तेमाल की हुई एक सैनिटरी नैपकिन रीना के बाथरूम के डस्टबिन में डाल दिया। फिर विजय से इजाज़त लेकर वह घर लौट आई। अनीसा को अंदेशा हो गया था कि आज रात या कल सुबह रीना कोई ना कोई ड्रामा ज़रूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह रीना अनीसा के घर धमक आई। वह बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी, मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा अनीसा, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई अनीसा किचन से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो
मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगी तुम? मेरे पति पर डोरे डालोगी? वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या करोगी? अनीसा का सवाल सुनकर वह बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो ना रीना, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारे पति की ओर कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। कैसी औरत हो तुम, जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती। दर्द तुम नहीं सह सकती, वह दूसरों को क्यों देती हो? दूर खड़ा रोशन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गई थीं। मन ही मन अनीसा की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब तक रीना भी सबके आगे अपना मजाक बनता देख संभल चुकी थी। अनीसा की बातों का असर हुआ था, या फिर खुद पर जब बीती तो उस जलन के एहसास ने रीना को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद रोशन पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानियाँ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।